All right, let's begin with the class. आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा इंशाल्लाह we are going to discuss quadratic equations. The objective of today's class is to discuss quadratic equations. The first aspect of quadratics was quadratic expression. We have completely discussed that aspect. We have also differentiated between an expression and an equation, and we have also learned how to sketch. And we also know that when we are drawing, when we are making a sketch of a quadratic curve, then the line of symmetry passes through the turning point, and the line of symmetry has the equation of the form x equals to a because it is a vertical line. So the equation is of the form x equals to a, and a is basically the x coordinate of turning point. So we concluded in the last class that every line of symmetry passes through the turning point, and line of symmetry is a line that divides a particular graph into two equal parts. So sketch को दो equal parts में divide करने वाली line of symmetry है, एंड इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा लाइन ऑफ सिमेट्री का, जो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड लाइन ऑफ सिमेट्री का जो गैप डिफरेंस स्पेस राइट साइड के कर्व के साथ है और लेफ्ट के साथ स्पेस है, वो बराबर होनी चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री है. लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इन सच अ वे दैट इफ वी आर गोइंग टू फोल्ड दैट ऑब्जेक्ट ओवर दैट लाइन तो वो ओवरलैप कर जाती हैं, दोनों साइड आपस में ओवरलैप कर जाएंगी. मतलब अगर मैं इसको इस लाइन पे फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले हिस्से से ओवरलैप हो जाएगा फोल्ड करने पर. सही है जी, हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था और हमने इसके बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास में की थी. आज हम इसके दूसरे बड़े एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट एस्पेक्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, हमें पता था कि एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, बट इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल्स टू जीरो. तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो. अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें याद आया कि in our O levels and in our IGCSE we have learned that whenever we are solving a quadratic equation, जब भी हम किसी quadratic equation को solve करते हैं तो हमने ये सीखा है that there are three methods. Method number one is factorization, method number two is use of quadratic formula, and method number three is use of completed square form. तो सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स है भाई? थ्री मेथड्स. वी हैव थ्री. ज्यादा ही पतली हो गई है भाई. अच्छा एक मिनट. हाँ, यस, वी हैव थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नंबर वन इज फैक्टराइजेशन, विच वी कॉल बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेकिंग. अगर तीन टर्म्स है तो. और दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो वी नो हाउ टू फैक्टराइज, वी नो हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर. तो इसका मतलब कभी इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो गिवन क्वाड्रेटिक को या तो फैक्टराइज करेंगे या उसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. दैट इज व्हाई देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स दैट कम इन द एग्जाम. अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. जब हम एक्सप्लेनेशन मुकम्मल करने के बाद पास पेपर्स की तरफ मूव करेंगे तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू चेक आउट कि कितनी वैरायटी हमारे सामने क्वेश्चंस की आती है. उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एग्जामिनर हैज ऑलरेडी मेड अस कंप्लीट द स्क्वायर. हमसे वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करवा चुका होगा, एंड यूजिंग दैट फॉर्म वी विल बी टोल्ड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसीलिए फैक्टराइजेशन के साथ साथ कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म भी होती है. और तीसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब इस वक्त जो हमारा फोकस है, आवर एंटायर फोकस एज ऑफ नाउ इज ऑन द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये हमें बता सकता है कि रूट्स का नेचर क्या है. अच्छा देखें, एक होता है कर्व का नेचर. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, कर्व का नेचर की बात करते थे. नेचर ऑफ कर्व मींस मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट. नेचर ऑफ कर्व का मतलब है भाई हैप्पी फेस कर्व है या सैड फेस कर्व है, उसका मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट. नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट, सॉरी, या नेचर ऑफ कर्व. बेसिकली हम नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट की बात करते थे. तो इफ यू टॉक अबाउट नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट तो इसका मतलब क्या होगा कि टर्निंग पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम. ये हो गया टर्निंग पॉइंट का नेचर. अब मैं बात कर रहा हूं नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग, नेचर ऑफ रूट्स इज अ डिफरेंट थिंग. नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट का मतलब
मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब? तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि a quadratic equation can have a maximum of two roots, maximum of two roots। तो इसका मतलब क्योंकि इस वक्त हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? या तो दो रूट्स होंगे, या एक रूट होगा, या फिर कोई रूट्स होंगे ही नहीं। जब रूट्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अच्छा, सवाल पैदा होता है सर ये रियल रूट्स का क्या मतलब है? देखें, रियल रूट्स के अलावा एक इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, जिसको निकालना एएस की नॉलेज का तो पार्ट नहीं है। एएस में हम इमेजिनरी रूट्स निकालना नहीं सीखेंगे, वो हमारा P3 में सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके अंदर बाकायदा कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालना सिखाया जाता है। तो आपने अक्सर, शायद आपने आपके एक्सपोजर में गुजरा हो कि आप लोगों ने अगर बुक्स के सवाल सॉल्व किए हों या पास पेपर्स के किए हों, तो इफ द रूट्स आर नॉट रियल, तो अक्सर किताबों में लिखा होता था आप पीछे आंसर्स में, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर इमेजिनरी, या रूट्स आर नॉट रियल। इन सब की मतलब एक है, नो रियल रूट्स, या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, या रूट्स आर इमेजिनरी, एक ही बात है। इन सब का ये मतलब है कि कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो पता चला, मतलब इन सब का मतलब है जीरो रियल रूट्स है। अच्छा, तो इसका पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक तो है ही डिग्री 2 का नाम। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट इक्वेशन। अगर हम वेरिएबल देखें एक्स है, उसकी पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, और यहां पर एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो एक्स की पावर 0 है। तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 2। तो मैं कहूंगा दिस इज अ 2 डिग्री इक्वेशन। देखिए बेसिक्स है। आपको कोई कहे भाई ये आप जो इक्वेशन की बात कर रहे हो वो कितने डिग्री इक्वेशन है, तो ये ना हो कि आप बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो डिग्री का मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई डिग्री पूछे तो बोला यार ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक तो बोलते ही ऐसे इक्वेशन को हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोलते ही ऐसे इक्वेशन को हैं जिसमें डिग्री क्या हो? 2, मींस द मैक्सिमम पावर ऑफ x is 2। तो 2 डिग्री इक्वेशन कैन हैव 2 रूट्स, 1 रूट, और नो रूट एट ऑल। अच्छा, इफ द इक्वेशन इज अ 3 डिग्री इक्वेशन, क्यूबिक होता, क्यूबिक 3 डिग्री होता, तो इट कुड हैव 3 रूट्स, 2 रूट्स, 1 रूट, और माइट बी नो रूट। 3 डिग्री इक्वेशन जो है उसका टर्निंग पॉइंट के साथ उसका एक ना एक तो रूट होना ही पड़ेगा। आई गेस 3 डिग्री में एक ना एक रूट तो होगा ही। हाँ, 3 डिग्री में एक ना एक होगा, सॉरी 3 डिग्री में ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी रियल ना हो, 3 डिग्री में एक ना एक रियल होगा। तो 3 डिग्री के अंदर ये हो सकता है 3 रूट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है, और हो सकता है कोई हो ही ना। बट वो हमारे सिलेबस का, P1 के सिलेबस का या AS के सिलेबस का पार्ट नहीं है कि क्यूबिक के बारे में हम बात करें। क्यूबिक की पॉलिनोमियल्स की जो सॉल्विंग है वो भी A2 के अंदर जाके आ रही होती है, एक पॉलिनोमियल्स के नाम का टॉपिक है उसके अंदर आती है, AS की नॉलेज का पार्ट नहीं है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 डिग्री इक्वेशंस होते हैं, रूट्स कैन बी 3, देयर कैन बी इधर देयर कैन बी, बल्कि उसमें केसेस कुछ इस तरह से होते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट या तो कोई होते ही नहीं तो तीनों रियल होते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं 2 होते हैं तो एक रियल होता है। तो उसमें इस तरह से होता है 3 रियल रूट्स होते हैं, या 1 रियल रूट, या 1 रियल रूट होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि क्यूबिक में 2 रियल रूट्स हो, या ये भी नहीं हो सकता कि क्यूबिक में तमाम रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज एक रूल पढ़ाया जाता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इवन इन नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इवन इन नंबर। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एक एक्स्ट्रा बात मेरे जहन में आ गई थी, मैंने ऐड ऑन कर दी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये बताना, ये एम्फेसाइज करना कि क्यूबिक इक्वेशन है 3 डिग्री इक्वेशन, तो 3 डिग्री इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे या उससे कम होंगे, बस अभी इतना समझ लें। लेकिन क्वाड्रेटिक में बिल्कुल वाजे बता रहा हूँ, 2 डिग्री इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इधर देयर आर 2 रूट्स, or either there is 1 root or there is no root at all. And if there are no roots, we call the roots are complex, or we can say the roots are not real, or we can say there are no real roots, or we can say that the roots are imaginary. ये सब sentences सही।
अब सवाल ये पैदा होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर कि इसका कोई रियल रूट है भी या नहीं? हाउ वुड वी नो? हमें कैसे पता चलेगा सर, कोई तरीका बताएं। तो अब आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ रहा है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो रूट के अंदर की चीज है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़े काम की चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। And because this is so important that it tells us the nature of the roots, not the nature of the turning point. It tells us the nature of the roots. Roots का हमें nature बताती है ये. That is why we call it discriminant. इसको discriminant कहा जाता है. कोई आपसे कहे discriminant क्या होता है, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट के अंदर आता है ना, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन द वेरिंग नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब फर्क करना। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, कि जो गोरा है वो ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कि एक बंदा जो है ब्लैक के साथ अलग ट्रीटमेंट है, व्हाइट के साथ अलग ट्रीटमेंट है। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट अ टीचर, he can discriminate between two students, one is a A-star grader, one is a C grader, and teacher has a favorable treatment with A-star grader but a very bad treatment with C grader. So this means the teacher is discriminating, फर्क कर रहा है वो बच्चों में। So similarly discrimination over here means b square minus 4ac discriminates between the varying nature of roots, because it tells us, the value of it tells us as to whether there are two roots, there is one root, or there is no root at all. So that is why this is known as discriminant. के बाद लिखी हुई भी है, b square minus 4ac is known as discriminant as it discriminates between the varying nature of roots. अब ये सर हमें समझ में आ गया कि इसके डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेट करता है और ये बताता है कि रूट्स दो हैं, एक है या कोई नहीं है। लेकिन ये कैसे बताता है? अब ये तो समझाए ना हमें, ये तो हमें समझ आ गया, अब ये समझाएं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे बताता है कि सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ती है इसकी वैल्यू। तो सर इसका मतलब तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हमें पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने तो क्या पता चल जाएगा दो रूट है, एक रूट है, या नो रूट से, या नो रूट्स हैं? जी हाँ, यस। If the examiner asks us to determine the number of real roots, we do not have to use the quadratic formula. We do not need to use the full quadratic formula. हाँ, रूट निकालने का कहेगा कि रूट निकालो, सोल्यूशन निकालो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। बट सिर्फ इतना बताना हो कि रूट्स की तादाद कितनी है, रूट्स ना निकालने हो, एक्स की वैल्यूज ना देनी हो। एक्स की वैल्यूज देनी होंगी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा। बट अगर एक्स की वैल्यूज ना देनी हो, सिर्फ ये बताना हो कि भाई रूट्स कितने हैं, दो हैं या एक है या जीरो हैं, तो ऐसे केस में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें, अब कॉन्सेप्चुअली सोचें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो ये पूरा फॉर्मूला जब आप लगा रहे होंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते लगाते आप ये देखेंगे कि रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आप मुझे खुद बताएं कि एक्स की वैल्यूज यानी कि जो रूट्स हैं वो कितने आएंगे? दो आएंगे, एक आएगा, या कोई भी नहीं आएगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है? लॉजिकली आपको क्या लगता है? अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो कितने आंसर्स आएंगे? एक्स की वैल्यूज कितनी आएंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए? हाउ मेनी वैल्यूज विल यू गेट? वेरी गुड हमजा, वेरी गुड हसन, ग्रेट। मूव टू पार्टिसिपेट। जी बिल्कुल सही बात है, बाकी जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया वो भी देख लें। अगर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इफ इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, देन दिस वुड मीन दैट देयर आर टू रूट्स। हाउ सर, कैसे? एक आंसर होगा माइनस बी प्लस
पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 2a, क्योंकि रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू विल गिव अस अ पॉजिटिव वैल्यू। तो माइनस बी प्लस पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 2a एक आंसर आएगा, माइनस बी माइनस पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 2a दूसरा आंसर आएगा। तो कितने आंसर्स बन गए? 2। तो यहां से पता चला इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन देयर आर 2 रूट्स। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ये रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, ये 0 आ रही है, तो अब आप बताएं कितने आंसर्स आएंगे? अब हर कोई कहेगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a करो या माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a करो, एक ही आंसर आएगा। लेकिन सर आंसर तो 2 आएंगे। नहीं बेटा, एक ही आंसर आएगा दोनों दफा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो, नहीं, नो रियल रूट्स वाला केस नहीं है, 1 रियल रूट वाला केस है। कैसे सोचें? माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, अब बी की जगह वैल्यू रखी होगी, ए की जगह वैल्यू रखी होगी, इस प्लस माइनस की वजह से, इस प्लस माइनस 0 की वजह, 0 की वजह से प्लस माइनस की कोई औकात बाकी नहीं रही। तो एक वाहिद आंसर आ रहा होगा आपका माइनस बी अपॉन 2a, दैट्स इट। एक वाहिद आंसर आ रहा होगा माइनस बी अपॉन 2a। This will be the one and only answer that you are going to get. Minus b upon 2a. Why? Because minus b plus 0 upon 2a भी वही आंसर, minus b minus 0 upon 2a भी वही आंसर। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो एक आंसर आएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है पॉजिटिव, देयर आर 2 रूट्स। ये आगे सब नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन ना ले उसकी, और एग्जाम्पल के थ्रू भी ये चीज आ जाएगी और आगे डिटेल में नोट्स भी लिखे हुए। तो इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, देन देयर आर 2 रूट्स। इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, then there is one root. And if the value of b square minus 4ac is negative, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो क्या कैलकुलेशन हो सकती है? कैलकुलेशन नहीं हो सकती। और जब कैलकुलेशन नहीं हो सकती तो हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्स की वैल्यूज नहीं निकल सकती। और जब एक्स की वैल्यूज नहीं निकल सकती, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स, रूट के अंदर अगर 0 है तो 1 रियल रूट। तो पता चला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो एक रूट, पॉजिटिव है तो 2 रूट्स, नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स। ये असल बॉटम लाइन है। ये आगे नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी लिख नहीं रहा। अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए 3 केसेस हैं, 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन भी किए हुए, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते। डिटरमिन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करना होता तो वी कुड हैव यूज्ड द 3 मेथड्स दैट आई हैव लिस्टेड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट हमें ये नहीं कहा कि आप इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालो। डिटरमिन द रूट्स नहीं बोला, फाइंड द रूट्स नहीं बोला, कैलकुलेट द रूट्स नहीं बोला, बल्कि क्या कहा? डिटरमिन द नंबर ऑफ रूट्स। नंबर निकालना है, तादाद बतानी है कि 2 हैं। अब आपने कहा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं और कम से कम 0। तो आपने कहा यार कैसे करें, पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। आपको ख्याल है नहीं, सर ने कहा था सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेना, बस दैट्स इट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है बताएं? ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होती है 1, बी की वैल्यू हमारे पास होगी 5 और सी की वैल्यू हमारे पास है -6। अब हम निकालते हैं वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए टाइम्स सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज द वैल्यू? 25 plus 24. -4 into -6 is positive 24. So 25 plus 24 is 49, which is greater than 0. 2 के बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रीजन अगर आप देते हैं तो आप बताएंगे क्या? एज बी स्क्वायर माइनस 4ac, रीजन देने को आता है अक्सर, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हेंस, हेंस के लिए 3 डॉट बनाते हैं ट्राइंगल शेप में, हेंस 2 रियल रूट्स। अच्छा, फिर आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे। डिटरमिन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। लेट्स फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। बी स्क्वायर, बी इज 6, माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9। 6 स्क्वायर इज 36,
4 9s are 36. 36 minus 36 is 0. You will get a 0 from here. अब आप रीजन लिख दें as b square minus 4ac is equals to 0, hence 1 real root. अच्छा, ये आगे बात आएगी. 2 real roots को हम roots are real and distinct भी कहते हैं. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं. और वन रियल रूट को हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी कहते हैं, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड भी कहते हैं. रिपीटेड क्यों कहते हैं? लेट सपोज अगर -3 + 0/2 आ रहा है, 2a1 है लेट सपोज, तो -3/2 आंसर आएगा. -3 - 0/2a, उससे भी -3/2 आएगा. तो हालांकि एक ही आंसर 2 दफा आ रहा है तो हम कह सकते हैं 1 रियल रूट, बट इसको मैथमेटिकल जबान में ये भी कहा जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल. कि चलो 2 आ रहे हैं लेकिन इक्वल आ रहा है. अब आपने ये केस देखा होगा, x + 2 = 0. ऐसा कभी आया होगा ना ओ लेवल IGCSE के अंदर भी, तो आपने निकाला होगा x = -2. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, अब आप एक दफा लिखते हैं, 2 दफा लिखते हैं? आप एक दफा लिखते हैं, बोलते हैं x की वैल्यू -2 ही है, क्योंकि x + 2 2 दफा है, इसका मतलब x + 2 होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0. रूट ऑन बोथ साइड लेके स्क्वायर खत्म कर देंगे तो एंड में आंसर एक ही आना है. अब कोई कहे नहीं भाई x + 2 = 0, x - 2 यहाँ से भी आएगा, x - 2 यहाँ से भी आएगा, तो 2 रूट्स हैं. 2 रूट्स हैं, हो कैसे सकते हैं? वैल्यू तो सेम हो नहीं सकती, इसका मतलब एक ही रूट है. लेकिन कोई कहने वाला कह सकता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं. तो एक रूट या रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, कि रूट है एक ही लेकिन रिपीट हो रहा है. तो ये रिपीट रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड या रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब एक रियल रूट. ये भी एक चीज है जो आगे नोट्स में आ रही है, उसमें टेंशन ना ले. अच्छा, तीसरे वाले में कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ रियल रूट्स. तो मैंने तीनों केसेस की एक एक एग्जांपल बना दी थी ताकि आप देख लें. यहाँ से जब आपने b² - 4ac किया, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू दी हुई है 6. यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन कर देते हैं तो 4 - 4 6 = 24. तो 4 - 24 is -20. Yes, 4 - 24 is -20. This is less than 0. अब आप यहाँ बोल सकते हैं as b² - 4ac. वैसे आप जब -20 less than 0 लिखा तो you could have written in the brackets that hence there are no real roots. बट और वजाहत के लिए, ताकि कोई किस्म का डाउट ना रहे, मतलब क्योंकि आपने जब -20 लिखकर लेस देन 0 लिख दिया तो अब आपको खाली यही लिखने की जरूरत है कि नो रियल रूट्स. इसी तरह 49 > 0 लिख दिया तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप खाली लिख सकते थे हेंस देयर 2 रियल रूट्स. बट और ज्यादा वर्किंग क्लियर दिखाने के लिए एग्जामिनर को मैं ये सारे स्टेप्स लिखता हूँ. एज b² - 4ac is less than 0, hence no real roots. So this is how we need to identify the number of real roots of the equation. So a quadratic equation, which is a 2-degree equation, can have 2 roots, 1 root, or no root at all. b² - 4ac is known as the discriminant because it discriminates between the varying nature of roots. If the value of b² - 4ac is positive, there are 2 real roots and both of which are distinct, different yet distinct. The roots are real and distinct. If b² - 4ac is equal to 0, then there is 1 real root, or we can also say roots are real and equal. Roots are real and repeated. They are all interchangeably usable. We can use them. And if the value of b² - 4ac, that is the discriminant, is negative, then then we can conclude that there are no real roots. Then we can conclude that there are no real roots. तो ये बेसिक मैंने गुफ्तगू की है. आगे इंशाल्लाह इसी को हम मजीद बिल्डअप करेंगे. मुझे बताएं यहाँ तक क्लैरिटी है? आर यू ऑल क्लियर विद व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड सो फार? Any questions if you have, you can always ask. If you are clear, just give an acknowledgement so I can move forward. चलें, great. All right. Acknowledgement from all has been received. अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है. अच्छा, अब देखें, ये मैंने बाकायदा
3 केसेस के नाम से हेडिंग डालिए और ये तीनों केसेस वही हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। 3 केसेस हैं, तीनों की वजाहत हो गई थी, लेकिन अभी सिर्फ इतनी वजाहत हुई थी कि इससे ये पता चल रहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर डिटरमिन करता है। तो नेचर डिटरमिन करने के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव आ जाएगी, 0 आएगी या नेगेटिव आएगी, और हम बता देंगे कि भाई रूट 2 रूट से एक रूट है या कोई रूट नहीं। अब एग्जाम में किस तरह से सवालात आते हैं और एग्जामिनर किस तरह से टेस्ट करता है, उस एस्पेक्ट की तरफ आना है। तो उस एस्पेक्ट के लिए मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देता हूँ, थोड़ी और वजाहत के साथ देता हूँ। सबसे पहला केस मैंने आपको बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर आप कहते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, या यूं कह लें कि देयर आर 2 रियल रूट्स। अच्छा, आप देखिए हर केस के अंदर मजीद 2 केसेस हैं, ए वाला और बी वाला। अब ये क्या चक्कर है, ये जरा समझिएगा। when we are solving an equation which itself is a ready made equation, एक बना बनाया इक्वेशन है, तो उसके अंदर अगर 2 रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब दरअसल उसके 2 एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था इनिशियली पहले लेक्चर के अंदर जब क्वाड्रेटिक की क्लास हुई थी, इक्वेशन एक्सप्रेशन में फर्क बताया था और साथ साथ ये भी बताया था कि रूट्स के 3 नाम होते हैं, रूट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स and solutions. To solve an equation means we have to find the solutions. Those solutions are known as x-intercepts. They are also known as roots. तो अगर कभी एग्जामिनर एक स्टैंड अलोन इक्वेशन देगा तो इसका मतलब हम कहेंगे, उसका मतलब ग्राफिकली हम ये समझ लेंगे कि अगर हमें कंक्लूजन ये मिल गया ना कि रूट्स आर रेयर एंड डिस्टिंक्ट, कि 2 रेयर रूट्स हैं, तो मेरे जहन में पिक्चर पता है क्या आएगी। अच्छा भाई, अगर हैप्पी फेस्ड कर्व है तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, और अगर सैड फेस्ड कर्व है तो भी द कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। इन बोथ केसेस 2 रियल रूट्स वुड मीन 2 एक्स इंटरसेप्ट्स। एक केस ये होता है, स्टैंड अलोन एक इक्वेशन होगा, स्टैंड अलोन इक्वेशन होगा, जितने भी पार्ट एज है ना वो स्टैंड अलोन इक्वेशंस पे फोकस करते हैं। स्टैंड अलोन इक्वेशन खुद एक इक्वेशन है, और जो जितने भी बी वाले केसेस हैं उसमें 2 इक्वेशंस होंगे, 2 इक्वेशंस विल बी गिवन। एक इक्वेशन होगा लाइन एंड एक होगा कर्व। जब स्टैंड अलोन इक्वेशन वाला केस है तो 2 रियल रूट्स का मतलब है 2 एक्स इंटरसेप्ट्स। मतलब हैप्पी फेस कर्व हो या सैड फेस कर्व हो, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये फॉरेन पिक्चर जहन में आनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर एक स्टैंड अलोन इक्वेशन नहीं देता, बल्कि हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ होता है। तो जब लाइन एंड कर्व का इक्वेशन दिया हुआ होता है और मुझे ये पता चल जाता है कि इसके अंदर 2 रूट्स हैं, तो ग्राफिकली मुझे ये समझ आ जाता है कि द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए जब स्टैंड अलोन इक्वेशन होता है तो 2 रूट्स का मतलब होता है 2 एक्स इंटरसेप्ट्स। बट इफ वी हैव बीन गिवन बाय द एग्जामिनर 2 इक्वेशंस, अच्छा अभी जल्दी मत कीजिएगा कि भाई फौरन सबको समझ आ जाए। अभी हम जब सवालात की तरफ जाएंगे, अभी हम पास पेपर लेवल का एक सवाल भी देखेंगे, तो उससे आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी इंशाल्लाह। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल ना घबराएं। ये कॉन्फिडेंस रखें कि जब सर ने एक कॉन्सेप्ट उठाया है तब सर इसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे सर खुद मुतमईन नहीं रहेंगे। तो जब तक कि मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि आप में से हर बच्चे को हर चीज समझ आ गई है, इंशाल्लाह मैं रिपीट भी करता रहूंगा और मैं आप लोगों को सवाल पूछने का मौका भी दूंगा। लेकिन ये इत्मीनान रखें कि फौरन बाज औक़ात कुछ चीजें नहीं समझ आती, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके लेवल का सवाल करवाऊंगा, फिर मैं आपको फीडबैक लूंगा कि भाई आप समझ आया। तो जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड जस्ट ट्राई टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट। तो आई कम बैक टू द एक्सप्लेनेशन। देयर आर 3 केसेस। केस नंबर 1 में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इफ it was a standalone equation, then 2 real roots would mean 2 x-intercepts. Means if we are going to graphically draw the curve, we sketch the curve will intersect the x-axis at
two distinct points. But if we have been given by the examiner a line and a curve, then we will be told by the examiner that the line intersects the curve at two distinct points. The line intersects the curve at two different points. तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा. अब देखिए दो बातें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं रूट्स का नेचर बता सकता हूं. मुझे रूट्स का नेचर पता चल जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूं. वैल्यू नहीं, मतलब बताया जा सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा. तो अगर मुझे कभी एग्जामिनर एक इक्वेशन दे और मुझे कहे भाई इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो फौरन मेरी घंटी बजेगी, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव होगा. या अगर कभी एग्जामिनर मुझे एक लाइन का इक्वेशन दे और दूसरी तरफ एक कर्व का इक्वेशन दे और मुझे ये कहे कि ये जो लाइन है ना, ये कर्व तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, तो मैं फौरन समझ जाऊंगा, अच्छा जब इस लाइन को और इस कर्व के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक सिंगल इक्वेशन बनाऊंगा तो सिंगल इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा. तो यहां से एक और बात पता चली कि जब स्टैंड अलोन इक्वेशंस होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर दो इक्वेशंस होंगे जिसमें एक इक्वेशन होगा लाइन का और एक इक्वेशन होगा कर्व का, तो सबसे पहले इस केस में मुझे ये करना पड़ेगा कि आई विल सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली. सॉल्व टू इक्वेशंस simultaneously to form one single equation. असल पर्पस क्या है? एक सिंगल इक्वेशन को डिराइव करना. तो जब मुझे कभी एग्जामिनर बताता है कि लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 पॉइंट्स, तो मैं ग्राफिकली फॉरन ये शेप जहन में आता है, अच्छा ये शेप जहन में आता है, या अगर यूं बना हुआ है तो ये शेप जहन में आता है, या किसी भी तरह कर्व बना हुआ होता है, बस ये जहन में आता है कि लाइन और कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ मैंने स्पेसिफिकली बिलो द एक्स एक्सिस बनाया है या अबव द एक्स एक्सिस बनाता तो उसकी वजह ये होती है ये बताने के लिए कि देखो हालांकि ये कर्व अभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके कोई रूट्स नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इसके रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ मेरा फोकस रूट्स पे नहीं है बल्कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर है. तो जब स्टैंड अलोन इक्वेशन दिया हुआ होगा तो मेरा फॉरन फोकस जाएगा रूट्स पर कि कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. बट अगर मुझे दो इक्वेशंस दिए होंगे, एक लाइन का और एक कर्व का, तो मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं ये देखूं कि लाइन कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो इफ लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, देन दिस वुड मीन कि ग्राफिकली ये सहन में आना चाहिए और सॉल्विंग के लिहाज से पता चलना चाहिए कि वे सबसे पहले सर ने ये हिदायत दी थी कि जब भी लाइन एंड कर्व दो इक्वेशंस दिए हुए हों तो पहले दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक सिंगल इक्वेशन बना लेना और उसके बाद फिर उस पे डिस्क्रिमिनेंट का केस अप्लाई करना. तो दो रूट्स वाला केस मैंने आपको दो तरीके से बताया, स्टैंड अलोन इक्वेशन व्हिच मींस टू एक्स इंटरसेप्ट्स, या फिर लाइन एंड कर्व व्हिच मींस टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स. In line and curve वाला केस we will solve the equation simultaneously to form one single equation. ये हमारा केस नंबर 1 हो गया. थोड़ा आइडिया मिल गया, यहाँ तक समझ में आ गई, केस नंबर 1 की क्लैरिटी मिल गई है. थोड़ी सी और क्लैरिटी सवाल के साथ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको एक रफ आइडिया हो गया है कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं तो आप एक्नॉलेज कर दें. ग्रेट, थैंक यू. अच्छा अब सुने, केस नंबर 2 की तरफ अगर हम आते हैं तो केस नंबर 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 वाला केस है. इन विच केस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल या देयर इज ओनली वन सिंगल रूट, जो मैंने ऊपर आपको सिखाया. तो इसको हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल या रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, या हम कह सकते हैं वन रियल रूट. अच्छा इसमें भी दो केसेस हैं, स्टैंड अलोन इक्वेशन वाला केस और दो इक्वेशंस वाला केस. अगर स्टैंड अलोन इक्वेशन वाला केस है तो मैं फौरन समझ जाऊंगा कि वन रूट का मतलब है वन एक्स इंटरसेप्ट. वन एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि कर्व ऐसे बनेगा कि कर्व एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा. कर्व टचेस द एक्स एक्सिस. अच्छा ये लफ्ज टचेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पासवर्ड में टचेस का लफ्ज आता है.
जब टचेस का लफ्ज आएगा, टचेस, एक होता है इंटरसेक्ट्स, एक होता है टचेस। अब एक है भाई, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसने मेरी बॉडी पकड़ ली, इसने मुझे पकड़ लिया, तो इसका मतलब उस बंदे में और आपकी बॉडी में बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, उसके हाथ में और आपके हाथ में इंटरसेक्शंस बहुत ज्यादा है। और एक पता है क्या है, उसने मुझे टच किया, उसने मुझे टच किया, तो इसका मतलब खाली एक इंटरसेक्शन आई बस, टच किया, उसने मुझे पकड़ा नहीं, उसने टच किया। तो टच करने का मतलब अलग है, पूरा पकड़ने का मतलब अलग है। इसी तरह मैथमेटिकल जबान में इफ द एग्जामिनर इज सेइंग एक्स एक्सिस द कर्व टचेस द एक्स एक्सिस, हो सकता है। अच्छा, और दूसरा केस लाइन इज अ टेंजेंट। अच्छा, टचेस के अंदर जो एक लफ्ज बहुत कॉमनली यूज होता है दैट इज टेंजेंट। अब ये टेंजेंट का लफ्ज आपने ओ लेवल आईजीसीएसई में देखा था। आप जब ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा करते थे, तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में जब कर्व बनाया करते थे, तो इस कर्व बनाने के बाद आपको कहा जाता था एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इक्वल्स टू 2। तो ग्रेडियंट एस्टिमेट करने के लिए x इक्वल्स टू 2 पे आप एक टेंजेंट बनाया करते थे, फिर उस टेंजेंट पे दो पॉइंट्स निकाल लिया करते थे, और उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू आप राइज ओवर रन करके ग्रेडियंट निकाला करते थे। चेंज इन y, y2 minus y1 अपॉन चेंज इन x, which is x2 minus x1, and you used to find the gradient of that line। तो जो उस लाइन यानी कि उस टेंजेंट का ग्रेडियंट हुआ करता था, वही कर्व के उस पॉइंट पे ग्रेडियंट समझा जाता था। तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, टेंजेंट। अच्छा, इक्वेशन आपने सर्कल्स पढ़ा था, सर्कल थ्योरम्स, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, उसमें भी आप पढ़ते थे a circle, a tangent, tangent is perpendicular to the radius drawn to the point of contact। सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो लाइन सर्कमफ्रेंस तक आती है उसको रेडियस कहते हैं, और वो रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपने आईजीसीएसई ओ लेवल्स में कवर किया हुआ है कि टेंजेंट्स वो लाइंस होती हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती हैं, या कर्व को भी। A line that touches the curve or the circle at exactly one point, that touches the circle or a curve, is known as a tangent। Yeah, that intersects the curve or the circle at exactly one point, that is known as a tangent। तो अगर कभी एग्जामिनर मुझे बयान करे, कहे line touches the curve, line touches the curve, या कहे line is a tangent to the curve, बिल्कुल इस तरह से नहीं कहता बच्चों की तरह लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट वन पॉइंट, इस तरह इतना बच्चों की तरह नहीं कहता, बल्कि कैसे कहता है, कहेगा लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। फौरन घंटी बजनी चाहिए, अच्छा लाइन कर्व को बस एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाएगी, ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स इट। लाइन टचेस द कर्व और लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, बोथ मीन दैट देयर इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड इफ देयर इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। और अगर स्टैंड अलोन वाला केस है, तो एक्स एक्सिस टचेस द कर्व, एक्स एक्सिस टचेस द कर्व, या एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व। क्योंकि एक एक्स इंटरसेप्ट है ना, लिहाजा एक्स एक्सिस जो है, स्टैंड अलोन वाले केस में हम एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शंस देखते हैं। एक्स एक्सिस से दो इंटरसेक्शन मतलब दो रूट्स, एक्स एक्सिस से एक इंटरसेक्शन मतलब एक रूट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये आपके दो केसेस मुकम्मल हो गए। स्टैंड अलोन वाला केस 2 जो है 2a, उसमें एक एक्स इंटरसेप्ट, और अगर लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व या लाइन टचेस द कर्व है, तो आप समझ जाएंगे लाइन एंड कर्व हैज वन इंटरसेक्शन पॉइंट व्हिच मींस डिस्क्रिमिनेंट भी इक्वल्स टू 0। यहां तक यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। अब बाज औकात क्या होता है, दोनों केसेस का मर्जर एग्जामिनर टेस्ट करता है, और वो रादर देन ग्रेटर देन 0 और रादर देन इक्वल टू 0, वो दोनों को मर्ज करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता है। अब देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता हो गई दो बातें, दो बातें हो गई इसका मतलब। एक बात हो गई ग्रेटर देन 0 और दूसरी बात हो गई इक्वल टू 0। तो ये दो केसेस मर्ज हो गए। केस नंबर 1, अभी मैं केस 3 पे आता हूं जो लेस देन 0 वाला केस है, बट उससे पहले मैं मर्जर की बात कर लेता हूं। ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0,
और इन दोनों को मर्ज कर लें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जामिनर क्या किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा, what kind of words will be used by the examiner in the question that we are actually able to interpret and understand that the examiner wants us to apply the case of discriminant in which both greater than and equal to will come। कैसे पता चलेगा कि मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस लेना है और लिखना है मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो अगर कभी एग्जामिनर इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करे, रूट्स आर रियल, अच्छा लाइन टचेस द कर्व नहीं, टचेस द कर्व का तो मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाजे हो गया, लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व। अच्छा रूट्स आर रियल का क्या मतलब, मैं आपसे कहूं हाँ मैं दिन में खाना खाता हूं, हाँ मैं दिन में खाना खाता हूं, तो इससे किसको पता चल रहा है कि मैं दिन में एक दफा खाना खाता हूं, या मैं दिन में दो दफा खाना खाता हूं, या मैं दिन में तीन दफा खाना खाता हूं? नहीं पता चल रहा। और मैं कहता हूं हाँ मैं रोजे रखता हूं, रमजान के अलावा भी मैं रोजे रखता हूं। अब किसी को क्या पता मैं हर महीने एक रोजा रखता हूँ, दो रोजा रखता हूँ, तीन रोजा रखता हूँ, मुझे क्या पता, किसी को क्या पता, नहीं पता, नहीं पता चल। अब मुझे कोई कहता है रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, एग्जामिनर मेंशन इन द क्वेश्चन रूट्स आर रियल, तो फौरन मुझे जुस्सुजू हो जाती है। अच्छा एग्जामिनर ने ये तो बता दिया कि रूट्स रियल है, लेकिन ये नहीं बताया कि दो हैं या एक। आप कंफ्यूज ही रहे। आपने कहा रूट्स एंड रियल के सन दो बातें बताई थी, कभी कभार दो रूट्स होते हैं रियल और कभी कभार एक रूट होता है रियल। तो अगर दो दो रूट्स रियल है तो केस 1 है, और अगर एक रूट रियल है तो केस 2 है। अब ये सिर्फ रूट्स आर रियल का क्या मतलब, ये तो वेग बात हुई ना। yes this is vague and there is no clarity, and when there is no clarity this means both cases will be merged। जब आप सवाल में ढूंढने की कोशिश के बाद ये ना ढूंढ पाए, even after searching in the question you are unable to search that how many roots the examiner is actually talking about, whether there are two roots or there is one root, you are unable to identify and determine, only the word roots are real is written, then this means that the examiner wants us to merge both the cases। so roots are real का मतलब यह है, जैसे कि मैंने रोजे की मिसाल दी या खाने की मिसाल दी, कि इन अल्फाज से ये नहीं पता चलता कि कितनी दफा खाना या कितनी दफा रोजा बंदा रख रहा है। इसी तरह रूट्स आर रियल से ये नहीं पता चलता कि भाई कितने रूट्स हैं। तो इसका मतलब मैं सोच सकता हूँ भाई हो सकता है, पॉसिबल पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं कि दो रियल रूट्स हों, और दूसरा हो सकता है कि एक रियल रूट हो। तो दो रियल रूट्स का जो है ग्रेटर देन 0 वाला केस होता है, और एक रियल रूट का इक्वल टू 0 वाला केस होता है। तो मैंने कहा भाई ना ग्रेटर देन की ना इक्वल टू की, दोनों की सुनेंगे, दोनों को मर्ज कर देते हैं। इसी तरह लाइन इज अ टेंजेंट टू द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट्स या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वाजे हो गया कि केस 1 है। लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व या लाइन टचेस द कर्व, वाजे हो गया कि केस नंबर 2 है। बट अगर ये लिखा हो लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, तो फिर इसका क्या मतलब, लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व का क्या मतलब। तो फिर मुझे नहीं पता कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फिर मैं यहाँ सोचूंगा कि भाई पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबल केसेस क्या है। बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, तो कितने पॉइंट पे, तो लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 1 पॉइंट, लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स, नहीं पता। तो एक पॉइंट वाला केस होता है इक्वल टू 0, 2 पॉइंट्स वाला केस होता है ग्रेटर देन 0, दोनों को मर्ज कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन गया। यहां तक हमने दो केसेस भी पढ़ लिए और उन दोनों केसेस के मर्जर पे भी बात हो गई। यहां तक सब सुनने वालों को क्लियर है बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन, एक्नॉलेज करें सो दैट वी मूव फॉरवर्ड।
All right, great. Moving on towards the third case. The third case is b square minus 4ac less than 0. कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर के वो कौन से अल्फाज होंगे, वो कौन से अल्फाज का चुनाव होगा जो एग्जामिनर करेगा जिससे मुझे पता चलेगा? तो आइए देखते हैं। अगर एग्जामिनर कभी वाजे करे और स्टैंड अलोन केस की बात करे, स्टैंड अलोन केस की बात करे और कहे रूट्स आर नॉट रियल अगर बताना चाहेगा और केस होगा स्टैंड अलोन वाला, तो पता है क्या कहेगा? द गिवन द कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस या कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। अब देखें यहां पर स्टैंड अलोन वाले केस में मजीद दो केसेस हैं। रूट्स आर नॉट रियल का मतलब क्या होता है? स्टैंड अलोन इक्वेशन में रूट्स आर नॉट रियल का मतलब क्या होता है? देयर आर नो एक्स इंटरसेप्ट्स। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, नो एक्स इंटरसेप्ट्स। स्टैंड अलोन वाला केस है तो इसका मतलब स्टैंड अलोन वाले केस में या तो कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 2 एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, या एक एक्स इंटरसेप्ट होता था, ऊपर आपने देखा था। लेकिन अगर कर्व बनाया इस तरह से जाए कि कर्व का जो मिनिमम पॉइंट हो वही एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करता हो, कर्व का मिनिमम पॉइंट ही एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करता हो, या अगर सेट फेस्ड कर्व है और उसका मैक्सिमम पॉइंट ही एक्स एक्सिस से बिलो लाई करता हो, मतलब एक कर्व है उसकी मिनिमम वैल्यू, आपको बताया था मिनिमम वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ वाई, मिनिमम वैल्यू 1 है, मतलब कर्व की कम से कम वाई वैल्यू जो है वो 1 है, हैप्पी फेस कर्व की। इसका मतलब ऐसा शेप बनेगा, और ऐसा शेप बनेगा इसका मतलब यहां पर कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो स्टैंड अलोन था, कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब दे आर नो रियल रूट्स, जिसको हम कह सकते हैं रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर नॉट रियल। और अगर क्वाड्रेटिक कर्व सेट फेस्ड हो और मैक्सिमम वैल्यू ही नेगेटिव हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब इंटायर कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। So if the curve does not intersect the x-axis, this means there are no x-intercepts. And when there are no x-intercepts, this means there are no real roots. तो अगर कभी हमें एग्जामिनर ये लिखकर बता दे कि the following curve lies above the x-axis, या the values of y, the curve takes all the positive values, जो कर्व की वैल्यूज होती हैं वो दरअसल y की वैल्यूज होती हैं। If the values of y are always positive, या curve always takes positive values, इसका मतलब y की वैल्यू हर सूरत पॉजिटिव है, ऑलवेज, हमेशा, कभी नेगेटिव है ही नहीं। नॉर्मली जब कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, तो कभी कभार पॉजिटिविटी होती है और कभी कभार नेगेटिविटी भी होती है। ये नेगेटिव वाला एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाला एरिया है। और अगर एक रूट होता है तो कभी कभार 0 होता है। अच्छा, 2 रूट्स में 3 चीजें होती हैं, कभी पॉजिटिविटी होती है, कभी इक्वल टू 0 होता है और कभी नेगेटिविटी भी होती है। y की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पर, अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव y वैल्यूज होती हैं और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव y वैल्यूज होती हैं। और अगर कर्व जो है वो टेंजेंसी वाला केस है तो y की वैल्यू या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर ये वाला केस है तो y की वैल्यू, अच्छा ये वाला केस तो नहीं हो सकता, ये तो इक्वल टू 0 वाला केस ही हो गया। तो बताने का मकसद, अगर तो कर्व इस तरह से बना हुआ है, ऊपर है या नीचे, मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, या तो उससे हमेशा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव है या वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, तो दोनों सूरतों में आप समझ जाएं। कभी एग्जामिनर स्पेसिफाई करे द कर्व ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यूज या ओनली टेक नेगेटिव वैल्यूज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, या कह दे कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस या कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, हर केस में आपको पिक करना है कि देयर आर नो एक्स इंटरसेप्ट, दिस मींस दैट देयर आर नो रूट्स एंड देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। अब ये मैंने आपको स्टैंड अलोन वाला केस बता दिया। अब अगर स्टैंड अलोन वाला केस नहीं है, स्टैंड अलोन वाला केस नहीं है, तो फिर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी गिवन, इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी गिवन,
and we will be told that the line does not intersect the curve. The line does not intersect the curve. तो इसका मतलब कर्व जैसा भी बना हुआ हो, लाइन ऐसे बनेगी कि वो कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जब लाइन कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो इसका मतलब देयर आर नो रियल रूट्स। नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मींस नो रियल रूट्स। दिस मींस द डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। अच्छा, अब जो इसका जो दूसरा वाला केस है 1b 2b एंड 3b, उसके लिए मैंने बात बता दी थी, लेकिन मैंने यहाँ नोट भी लिखा हुआ है। फॉर ऑल द 3 केसेस, if the equations of a line and a curve are given, the first step is to solve the 2 equations simultaneously to form one single equation. The first step will be to solve the 2 equations simultaneously to form one single equation. और जब वो एक सिंगल इक्वेशन बन गया तो वो बिल्कुल पार्ट ए वाला केस हो गया। सिंगल इक्वेशन बनने के बाद वो पार्ट ए जैसा केस बन गया। उस सिंगल इक्वेशन का, अब देखिए, एक लाइन का इक्वेशन था, एक कर्व का इक्वेशन था। लाइन और कर्व को जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तो या तो उनके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, या एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जब लाइन एंड कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद एक तीसरा नया इक्वेशन फॉर्म कर लिया, तो अब उस तीसरे नए इक्वेशन को जब आप स्केच करने जाएंगे, देखिए लाइन का इक्वेशन अलग था, कर्व का इक्वेशन अलग है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली फॉर्म करने के बाद एक तीसरा नया इक्वेशन बना है। उस तीसरे नए इक्वेशन से जब आप स्केचिंग करेंगे ना, तो वो स्केचिंग बिल्कुल केस नंबर ए की तरह होगी, जिसके अंदर उस कर्व की स्केचिंग या तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी एक्स एक्सिस को, या 1 पॉइंट पे, या किसी भी पॉइंट में नहीं। तो इनिशियली जब लाइन और कर्व की बात हो रही थी तो हम उन दोनों की इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन जब उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके एक सिंगल इक्वेशन बन गया तो वो बिल्कुल केस ए की तरह नजर आ रहा होगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको तीनों केसेस का बता दिया। अब तीनों की एप्लीकेशन के लिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको कवर करने जाऊंगा। पहले मुझे बता दें केस 1, केस 2 और केस 3, इन तीनों केसेस में ए वाले पार्ट्स और बी वाले पार्ट्स दोनों ग्राफिकली और कॉन्सेप्चुअली समझ आ गए? क्या मैं एग्जांपल में मूव ऑन कर सकता हूँ, या किसी का यहाँ तक कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो इश्यूज एट ऑल, रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, या अगर बोलेंगे तो मैं जो है आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा, रेज हैंड कर लें, नहीं तो एक्नॉलेजमेंट दे दें, इट इज क्लियर। मैंने रिकॉर्डिंग ही रिज्यूम नहीं किया, अल्लाह अकबर कबीरा। रिकॉर्डिंग मैंने पॉज किया और उसके बाद मैं रिज्यूम करना भूल गया इसको, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। कहाँ तक मैंने समझा दिया था? तीनों केसेस पढ़ा दिए थे, इस एग्जाम्पल को रिकॉर्ड करना ही भूल गया मैं। चलिए, एग्जाम्पल रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक दफ़ा मैं इसको दोहरा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको रिकॉर्डिंग में ये शामिल हो जाए। सही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, कभी ऐसा हो ना रिकॉर्डिंग क्लाउड बना हुआ आ रहा होता है ऊपर टॉप पे, तो कभी क्लाउड बना हुआ ना आ रहा हो ना, तो आप मुझे बता दिया करें, रिमाइंडर कोई भी दे दिया करे कि सर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। वो असल में मैंने थोड़ी देर रिकॉर्डिंग 2 मिनट पॉज कर ली थी, तो वो जो है ना, वो उस चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करना ही भूल गया। खैर बहरहाल, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ग्रेटर देन 0 वाला केस होगा। और ये एक स्टैंड अलोन वाला केस है, जैसे कि मैंने एम्फोसाइज किया। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में लगाए, लेकिन अब मैं वापस नहीं लगा सकता इतना टाइम, तो मैं विद इन 5 मिनट्स इसको एम्फोसाइज करके खत्म करता हूँ। तो अभी क्योंकि ये केस नंबर 1 है हमारा, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये स्टैंड अलोन वाला केस है, सिंगल इक्वेशन बना बनाया है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू थी 2, सी की वैल्यू थी के माइनस 4, तो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4 सी ग्रेटर देन 0 किया। फिर मैंने सॉल्विंग की तो 4 माइनस 4 के प्लस 16 ग्रेटर देन 0 बन गया। अब इसको 2 मेथड से सॉल्व किया, ओ लेवल IGCSE के रिमाइंडर के लिए। -4 के को यहीं रहने दिया, 4 प्लस 16 वहां शिफ्ट किया, -20 हो गया। माइनस माइनस अगर कटेगा, इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स होगी। कुछ बच्चे समझते हैं कि -4 -20 डायरेक्ट कट जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी हटेगी,
वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट है और वो हटेगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो मैंने माइनस माइनस पहले काटा, 4 के लेस देन 20 किया, तो के लेस देन 5 आंसर आ गया। ये वाला स्टेप रेलेवेंट नहीं था, डायरेक्ट आप ये आंसर दे सकते थे अगर आपकी इस चीज पे कमांड पूरी है कि नेगेटिव कटने पे इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। दूसरा तरीका ये था कि आप नेगेटिविटी को हटा दें और नेगेटिविटी को शिफ्ट कर दें। तो मैंने -4 के को वहां शिफ्ट कर दिया, 4 + 60 20 को यहीं लिख दिया। 20 ग्रेटर देन 4 के हो गया। यहाँ गलती ये होती है कि साइन चेंज भी करते हैं, शिफ्ट भी करते हैं और इनक्वायरी भी रिवर्स करते हैं। नहीं, जब आपने साइड बदल के नेगेटिव को पॉजिटिव किया तो इनइक्वालिटी को चेंज ना करें, इनइक्वालिटी अपनी जगह रहेगी। 5 ग्रेटर देन के हो जाएगा और के लेस देन 5 हो जाएगा। केस नंबर 1 डील हो गया। रूट्स है रियल एंड इक्वल है, तो जहन में ये आता है कि रूट्स का लफ्ज है, इसका मतलब प्लूरल है। तो मैंने यहाँ बताया कि इस प्लूरल लफ्ज से ज्यादा भारी लफ्ज इक्वल है। इस इक्वल का मतलब बताता है कि दरअसल एक ही रूट है। तो बी इस रूट्स के धोखे में ना आए, इक्वल के लफ्ज से फोकस करें। इक्वल का लफ्ज की वजह से पता चला b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा। 20 - 4 के इक्वल टू 0 के मुताबिक के 5 आ गया। यहाँ पर आ जाए 4 + 6 20, 20 - 4 के इक्वल टू 0 से के 5 आ गया। फिर मैंने कहा रियल रूट्स वाला केस है। रियल रूट्स वाले केस का मतलब है कि हमें ये बात नहीं पता कि 2 रूट्स हैं या एक, सिर्फ इतना कहा कि रियल रूट्स हैं, ये नहीं बताया कि 2 हैं या एक है। तो उस केस के अंदर हमने पहला और दूसरा केस मर्ज करना है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 को मर्ज करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस बन जाएगा। अब ग्रेटर देन 0 वाले का आंसर और ग्रेटर देन इक्वल टू वाले 0 का आंसर बिल्कुल सेम होगा, फर्क ये होगा आंसर में इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो पूरी वर्किंग एज इट इज होगी, जहां जहां ग्रेटर देन था वहां ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाएगा। और इसी तरह हमारे आंसर में के लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसलिए मैंने दोबारा वर्किंग नहीं की। केस नंबर जो पार्ट नंबर 4 है उसमें नो रियल रूट्स है, इसका मतलब लेस देन 0 वाला केस है। 20 - 4 के लेस देन 0, 20 लेस देन 4 के, 4 डिवाइड हुआ, 5 लेस देन के एंड के ग्रेटर देन 5। यहाँ मैंने एक बात इजाफा कर दी कि कुछ बच्चे लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस भी बनाते हैं। याद रखें b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0 ऐसी कोई चीज वजूद में नहीं है। ऐसी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ही नहीं जो नो रियल रूट्स को और एक रियल रूट को कंबाइन कर सके। तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। यही 4 केसेस हो सकते हैं, कोई पांचवा केस आपके जहन में नहीं आना चाहिए कि भाई लेस देन इक्वल टू जैसा कोई केस वजूद में नहीं। कॉन्सेप्चुअली ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 जो बच्चों को क्लियर हो गया था, रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं था, मैंने इसको रिकॉर्ड भी करवा लिया ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ताकि आप फ्यूचर में भी रिव्यू करें तो आपको ये बात जहन में आ जाए। बहरहाल और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें स्लो मोशन में दी थी, वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन एटलीस्ट इतना रिकॉर्ड हो गया कि मैंने सारी चीजों को दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड वे में कवर कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन y इक्वल्स टू 3x + k cuts the curve y इक्वल्स टू x² + 2x + 5 in 2 distinct points. Line cuts the curve at 2 distinct points या in 2 distinct points. Line intersects the curve at 2 distinct points या line cuts the curve in 2 distinct points. Line 2 distinct points पे कट कर रहा है। तो अब ये स्टैंड अलोन इक्वेजन वाला केस नहीं है। इसमें देखिए इक्वेजन नहीं बना हुआ, इसमें तो इक्वल टू 0 वाली चीज बनी हुई थी ना, इक्वेजन बना हुआ था। लेकिन अगर यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 पे फोकस किया जाए तो यहाँ इक्वेजन बना हुआ नहीं है, यहाँ इक्वेजन बना हुआ नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है कि लाइन एंड कर्व दोनों के इक्वेजन्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो वो जो एक इक्वेजन सॉल्व करने वाला इक्वेजन होता है इक्वल टू 0 वाला, वो नहीं दिया हुआ, बल्कि लाइन का इक्वेजन दिया हुआ है और कर्व का इक्वेजन दिया हुआ है। तो फिर जब लाइन और कर्व की बात होती है तो फिर उनकी इंटरसेक्शन की बात होती है। तो लाइन कट्स द कर्व इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इससे पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा वाला केस है, ग्रेटर देन 0 वाला है, इक्वल टू 0 वाला है या लेस देन 0 वाला है। पार्टिसिपेट करें और बताएं विच केस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इट इज। केस 1 है, यस ना बता दें। इज इट केस 1, केस 2 और केस 3? वेरी गुड, इट्स केस 1 इन विच द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। जबरदस्त। तब अब साइमल्टेनियस सॉल्व करें। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस सॉल्विंग का मतलब क्या करेंगे भाई, y 3x + k है, इस y को इस y की जगह शिफ्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर आप कर दें इसको, ये हो जाएगा 3x + k इज इक्वल्स टू x² + 2x + 5। 3x + k इज इक्वल्स टू x² + 2x + 5। अब इसको एक तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा आपका x²
2x माइनस 3x इज माइनस एक्स, इसको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 3x वहां चला गया, 2x माइनस 3x हो गया माइनस एक्स, और 5 माइनस के प्लस 5 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब देखें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद वही एक सिंगल इक्वेशन बना। एग्जाम्पल नंबर 1 में बना बनाया इक्वेशन था, स्टैंड अलोन इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 में लाइन और कर्व के इक्वेशन दिए हुए थे, साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद एक सिंगल इक्वेशन बना, जो कि नोट में मैं बता चुका हूं। द फर्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू फॉर्म वन सिंगल इक्वेशन। कोई भी केस हो, ये भी लिखा हो ना कि लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, लाइन डज नॉट कट द कर्व। तो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि जब कटिंग नहीं कर रहा तो मैं साइमल्टेनियस सॉल्व क्यों करूं, क्योंकि ओ लेवल आईजीसीएसई का कॉन्सेप्ट है कि जब इंटरसेक्शन होती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। बट जब कटिंग ही नहीं हो रही तो साइमल्टेनियस सॉल्विंग क्यों करूं? नहीं भाई, कटिंग नहीं भी हो रही होगी तो भी साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, क्योंकि फिर उस केस में साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो एक ऐसा इक्वेशन होगा जिससे कोई रूट्स निकल ही नहीं पाएंगे। तब सोचें, जब लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करती नहीं है और मैं जबरदस्ती इंटरसेक्शन करवाने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा, तो जो इक्वेशन बनेगा क्या उससे कोई आंसर आएगा? नहीं, उससे कोई आंसर नहीं आएगा। तभी उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो केस 1 हो, केस 2 हो या केस 3 हो, या मर्जर ऑफ केस 1 केस 2 हो, तमाम सूरतों में पहला काम जो है वो यही है कि लाइन और कर्व को साइमल्टेनियस सॉल्व करके एक सिंगल इक्वेशन बनाना है। तो यहां से आपका जो सिंगल इक्वेशन बनाना था, ये सिंगल इक्वेशन बन गया। ये ऑब्जेक्टिव होता है पहला, ये सिंगल इक्वेशन बनाओ। अब सिंगल इक्वेशन के बाद डिस्क्रिमिनेंट का केस लगाओ। अब आप लोग सबने पहले ही बता दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट का केस है ग्रेटर देन 0 वाला, तो अब हम लगा लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो मेरा बी है वो -1 है, -1 स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1, c is 5 माइनस k एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, -4 को 5 से करेंगे तो -20, -4 को माइनस के से करेंगे तो +4k इज ग्रेटर देन 0। 4k आपका यहीं रह गया, 1 माइनस 20 -19 होता है, वहां जाके +19 हो जाएगा। अब देखिए, वेरिएबल के की जो का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही है, तो कुछ मसला नहीं है, ना उसको शिफ्ट किया ना उसकी साइन को चेंज करने की जरूरत है। तो सीधा सीधा आंसर आ गया के ग्रेटर देन 19/4। और जो ओ लेवल आईजीसीएसई में इंस्ट्रक्शन दिया करता था वो भी यहाँ भी वही दूंगा कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हालांकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ए लेवल के एग्जामिनर ने आंसर्स दिए हुए होते हैं, कोई मसला नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर आप अपने ओ लेवल्स की नॉलेज को बरकरार रखते हैं तो या तो डेसिमल में या मिक्स में आंसर दे सकते हैं। तो अगर मिक्स में आंसर देते हैं तो ये हो जाएगा के इज ग्रेटर देन 4 होल 3/4, और अगर डेसिमल में देते हैं तो आप आंसर दे देंगे के इज ग्रेटर देन 4.75। ये तमाम आंसर्स आपके पॉसिबल हैं, ऑल पॉसिबल आंसर्स हैं, कोई भी एक दे दे, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। सही है, मैं इस वक्त डेसिमल वाला ले लेता हूँ। अच्छा, डेसिमल में क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता तो फिर राउंडिंग ऑफ का चक्कर आता है, 4.756667 आता तो फिर राउंड ऑफ करना पड़ता, फिर 3 ऐसे राउंड ऑफ करना पड़ता। फिर राउंडिंग ऑफ से ऐसे केस में बचने के लिए ना आप मिक्स को प्रेफर कर लो। वैसे मैंने आपको कहा है कि ए लेवल के अंदर इम्प्रॉपर में भी आंसर एक्सेप्टेड होते हैं, बट एक प्रैक्टिस को फॉलो करने वाली चीज है, तो फिर आप ये और ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल अवॉइड तब करें जब नॉन टर्मिनेटिंग हो, राउंडिंग ऑफ का चक्कर हो, तो राउंडिंग ऑफ का चक्कर अवॉइड ही करें, उसमें कोई राउंडिंग ऑफ में मसला ना हो जाए। वैसे अगर आप बहुत राउंडिंग ऑफ के माहिर हो चुके हैं, जो कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सिलेबस हो भी जाएंगे, तो फिर आप उसको डील कर सकते हैं, बट अवॉइड करें। के आंसर्स देने तो एग्जैक्ट आंसर्स दें, डेसिमल राउंड ऑफ ना करें। यहाँ क्योंकि 4.75 एग्जैक्ट था तो मैंने एग्जैक्ट आंसर दे दिया। ये आपका केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला केस मैंने तफसील से आपके सामने रख दिया। तीनों केसेस मैंने आपको बताए, उसके बाद दोनों एग्जांपल्स बताए, स्टैंड अलोन वाला अलग बताया और साइमल्टेनियस सॉल्विंग वाला अलग बता दिया। 5 नंबर के सवाल इसी तरह के आते हैं, जब आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ तक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटे छोटे 2 एस्पेक्ट्स रह गए हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अगली क्लास में वाइंड अप कर दें, ताकि क्वाड्रेटिक की एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट हमारी अगली क्लास में मुकम्मल हो जाए। मुझे ये बताएं, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट very clear, or are there any doubts? Just let me know. Is it clear to everyone? ये भी बताएंगे, नोट साथ साथ बना रहे हैं आप लोग?
आप लोगों ने नोट्स प्रिंट वगैरह कर लिए हैं? जरा मुझे बताएं। मैंने आप लोगों से फाइल शेयर की थी, तो आप लोगों ने प्रिंटिंग कर ली है इसकी? और साथ साथ मेरे एग्जाम्पल सॉल्व करते जा रहे होंगे ना, फिर तो कर रहे हैं साथ साथ सॉल्व। चलें, जबरदस्त। बाकी सब भी बता दें जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज क्लियर। आप लोगों ने नोट्स प्रिंट कर लिए हैं और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते भी जा रहे हैं। तो अब आप लोगों के लिए रिव्यू करना बहुत आसान हो गया इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में जब क्वार्टर डे को इंशाल्लाह कोशिश करके निपटा देंगे, फिर आप पास वापस करने की पोजीशन में भी होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।